नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी मीडियम के आव्यूह चैप्टर का 17वां लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ क्यों पढ़ना है? ठीक है, ये चीज़ इसीलिए पढ़ना है क्योंकि इसके मदद से, इस कंसेप्ट के मदद से हम लोग किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ लेक्चर के बाद, आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम किस तरह से ज्ञात किया जाए, किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाए। तो वो सीखने के लिए इसका कंसेप्ट का आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप उन चीज़ों का इनवर्स, किसी भी वर्ग आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग 16th नंबर लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बाबू, क्या? तो हम लोगों ने बात किया था कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं के रूप में किस किस संक्रियाओं को हम लोग लगाते हैं, वो संक्रियाओं को लिखने का तरीका क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 16 में देखा हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका यूज और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का कंसेप्ट का यूज होता है बाबू किसी भी वर्ग आव्यूह का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, जो कि हम आगे वाले आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले अगर आप लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक चीज़ आपको पहले बता दूं मैं, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए नीचे, आपके जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर में, एक लाल कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का बटन। उस सब्सक्राइब के बटन को आप जरूर प्रेस कर दीजिए। और आखिरी वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इस चीज के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया है क्या, कि यदि ए कोटि m का क्या है बाबू, एक वर्ग आव्यूह। ठीक है, यदि ए क्या है बाबू, तो ए हमारा कोई एक वर्ग आव्यूह है जिसका कोटि m बोलने का मतलब, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वर्ग आव्यूह का कोटि क्या होता है बाबू, तो वर्ग आव्यूह का कोटि में खास बात ये होता है कि जितना पंक्ति होता है उतना ही स्तंभ होता है। यानी कि हमारा वर्ग आव्यूह का कोटि अगर हम बोलेंगे कि हमारा 3x3 है, 2x2 है, 5x5 है, 4x4 है, इसका मतलब क्या है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या जब बराबर होती है तो उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, अगर हमारा मैट्रिक्स, हमारा वर्ग आव्यूह 3x3 का है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा ए नाम का एक वर्ग आव्यूह जिसका कोटि 3 है। 3 है बोलने का मतलब, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि 3x3 है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक वर्ग आव्यूह जिसका कोटि 2 है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उस वर्ग आव्यूह कोटि क्या है, 2x2, क्योंकि दोनों पंक्ति और स्तंभ दोनों सेम रहता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक चीज बोल करके भी बता सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि यदि एक कोटि m का एक वर्ग आव्यूह, यानी कि इस a नाम के वर्ग आव्यूह कोटि जरूर m×n रहा होगा, है ना, m×m, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और बोला गया है खास बात तौर पे, और क्या बोला गया, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह, ठीक है, का अस्तित्व इस प्रकार है, और एक और वर्ग आव्यूह है बाबू। ठीक है, एक तो ए नाम का वर्ग आव्यूह जिसका कोटि m है, ठीक है, और एक और अन्य वर्ग आव्यूह है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है बाबू, की अस्तित्व किस प्रकार है कि a गुना b ज्ञात किया जाए या b गुना a ज्ञात किया जाए, अगर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, तो जिस अन्य वर्ग आव्यूह के बारे में चर्चा किया गया है बाबू, यहाँ पे जिस अन्य वर्ग आव्यूह का चर्चा किया गया है, वो अन्य वर्ग आव्यूह का काम यहाँ कौन कर रहा है बाबू, तो उस वर्ग आव्यूह का काम कौन कर रहा है, बी। तो ए तो हमारे पास पहले से ही एक आव्यूह दिया गया था ही, चीज को समझिएगा, ए तो पहले से ही एक आव्यूह दिया गया था, लेकिन ये बी क्या था बाबू, कोई एक दूसरा अन्य वर्ग आव्यूह है। ठीक है, और इस दूसरे वर्ग आव्यूह का अस्तित्व किस प्रकार से, इस प्रकार से है कि अगर आप a गुना बी करो और b गुना a करो, ठीक है, या तो आप a गुना b करो चाहे b गुना a करो,
ठीक है। और करने के बाद अगर आपको क्या मिल जाए बाबू, दोनों केस में आपको अगर एक तत्समक अवयव मिलता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो बी नाम का अवयव है ना बाबू, वो हमारे ए नाम के अवयव का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, मतलब बी ए का क्या है बाबू, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब बी ए का इनवर्स है। ठीक है, चीज को समझिएगा बाबू, कंडीशन और कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा बाबू। कंसेप्ट और कंडीशन आपके दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसी को समझ सकते हैं। कंसेप्ट क्या कहा, तो ध्यान सुनिएगा बाबू, कंसेप्ट क्या कहा। कंसेप्ट ये बोला कि अगर ए गुना बी, ठीक है, और बी गुना ए दोनों करने पे अगर आई ही मिल रहा है, मतलब तत्समक अवयव ही मिल रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि बी, ठीक है, ए का व्युत्क्रम। ठीक है, समझ में आ रहा है, बी ए का क्या है बाबू, व्युत्क्रम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चीज को समझिएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं बाबू कि ए गुना बी गुना ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये ए गुना बी गुना ए के बराबर हो गया किस केस में, तो वो बाबू हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव के केस में। ये चीज सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन के रूप में बराबर हो सकता है। तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है बाबू, ये तब है तो जब हमारा ए और बी एक ऐसा खास प्रकार का वर्ग अवयव है, ए भी एक वर्ग अवयव रहना चाहिए और बी भी एक वर्ग अवयव रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसा खास प्रकार का वर्ग अवयव होना चाहिए कि ए गुना बी और बी गुना ए करने पे अगर आपको एक तत्समक अवयव मिलता है, तभी जाकर के आप बोल सकते हो कि ये ए बी और बी आपस में क्या होगा बाबू, बराबर। ठीक है, नहीं तो असल रूप में देखा जाए तो कभी भी ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बराबर हो सकता है, जब वह एक व्युत्क्रमणीय अवयव का केस रहे। मतलब ए गुना बी और बी गुना ए करने के बाद किसके बराबर आए बाबू, सिर्फ और सिर्फ तत्समक अवयव के बराबर आ रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ए बी और बी आपस में क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि ए और बी कुछ खास प्रकार का एक ऐसा वर्ग अवयव होगा जिसको आप गुना कीजिएगा ना तो आपको आई ही मिलेगा। ठीक है, और अगर मिलता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि बी ए का क्या है बाबू, व्युत्क्रम है, मतलब बी ए का क्या है, इनवर्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ एक बात और यहाँ पे क्लियर किया गया है, एक और बात क्या क्लियर कर दिया है बाबू, तो यहाँ देखो बोल दिया गया, तो बी को ए का क्या कहेंगे बाबू, व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, और साथ साथ एक चीज और यहाँ बोला गया, और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं, किसको निरूपित करते हैं ए इनवर्स द्वारा, तो ध्यान से देखिए किस चीज को हम ए इनवर्स द्वारा निरूपित करेंगे, जब बी ए का व्युत्क्रम है, मतलब बी ए का इनवर्स है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो कि बी क्या है बाबू, तो बी बराबर ए इनवर्स। ठीक है, अगर बी ए का व्युत्क्रम है तो बी बराबर क्या कहलाएगा बाबू, ए इनवर्स। मतलब जो आपको आव्यूह बी दिखाई दे रहा होगा ना, ये आव्यूह बी किसका क्या कहलाएगा बाबू, तो वो ए का व्युत्क्रम कहलाएगा, मतलब ए का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है बाबू। ठीक है, हमारे पास एक आव्यूह है, मान के चलिए एक ए नाम का आव्यूह, जिस ए नाम के आव्यूह का अंतर्गत अवयव दिखाई दे रहा है 2, 3, 1 और 2। ठीक है, और हमारे पास एक और बी नाम का अवयव। ठीक है, बी नाम का अवयव क्या है बाबू, 2, -3, -1 और 2। ये हमारे पास मैंने बाबू एक ए और एक बी नाम का क्या लिया है, अवयव लिया है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि क्या ए बी का व्युत्क्रम है या बी ए का व्युत्क्रम है या नहीं है, क्या है नहीं है, ये चीज चेक करते हैं। देखो ध्यान से, चीज को समझना बाबू, कंसेप्ट क्या कहता है कि आप पहले ए गुना बी निकालो। तो देखो बाबू, हम पहले ए गुना बी निकालते हैं। 2, 3, 1, 2 को अगर हम गुना करते हैं बी से, मतलब 2, -3, -1। ठीक है, अगर हम गुना करते हैं तो ध्यान से देखिए गुना कैसे होगा। तो गुना करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, दो दो तरीका आप जिससे बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, गुना कर सकते हो, क्यों, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है,
तो अंदर अंदर तो सेम दिख ही रहा है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो भी 2x2 का ही बनेगा, क्योंकि बचा हुआ क्या है बाबू, ये 2x2 और ये 2 है ना, तो यही दोनों बच करके 2x2 बना है। अंदर अंदर का सेम दिख ही रहा है। तो ध्यान से देखिए, हम जब गुना करेंगे तो कैसे गुना होगा, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुना होगा, तो 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक है। 2 - 3 कितना, 4 - 3 कितना हो गया 1, 2 - 3 जा -6 और 3 2 जा 6, तो -6 + 6 कितना हो गया बाबू 0। फिर 1 2 ज़ा 2 2 - 2 जा -2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। फिर 1 - 3 जा -3 और ये 2 2 ज़ा 4, तो 4 - 3 कितना हो गया 1। तो आप देख सकते हो a गुना b करने पे हमें क्या मिला बाबू, i मिला, ठीक है। चलिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू, b गुना a, b गुना a। तो देखो ध्यान से, b क्या था 2 -3 -1 2, a क्या था बाबू, तो ध्यान से देखिए 2 3 1 और 2, ठीक है। चलिए इन दोनों का हम गुना करते हैं। अगर इन दोनों का गुना करोगे तो ध्यान से देखो, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो गुना करोगे तो आंसर भी 2x2 का ही आएगा, जैसे ऊपर में किए थे सेम उसी प्रकार से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 -3 कितना हो गया बाबू 1, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 -3 इंटू 2 -6, 6 - 6 कितना बाबू 0, -1 इंटू 2 -2 और 2 1 जा 2, ये भी कितना बाबू 2 - 2 0, -1 इंटू 3 -3 और 2 2 जा 4, -3 + 4 कितना हो गया बाबू 1। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, ये भी हमें दिखाई दिया क्या बाबू, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समकाव्य। तो हमने देखा, क्या देखा, तो हमने ये चीज देखा बाबू कि यहाँ a गुना b और b गुना a करने पे हमें क्या मिला है बाबू, i मिला है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर a गुना b और b गुना a करने पे i मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो ध्यान सुनिएगा बाबू, a गुना b i के बराबर आया, या आप ऐसा बोल सकते हो कि b गुना a i के बराबर आया, ठीक है। तो मन में सोचिएगा, चीज को समझिएगा ध्यान से बाबू, अगर a b i के बराबर आए या b a i के बराबर आए, तो चीज को ध्यान सुनिएगा, आप a को लिख सकते हो बाबू, ठीक है, b का इनवर्स, ठीक है, या b को लिख सकते हो बाबू a का इनवर्स, ठीक है। मतलब अगर ए बी बराबर आई आया, तो आप a को लिख सकते हो b का इनवर्स, ठीक है, या यहाँ से भी आप ये भी लिख सकते हो कि b बराबर a इनवर्स, ठीक है। या बी ए बराबर भी आई आया है, तो आप b बराबर a इनवर्स लिख सकते हो, या a बराबर b इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा बाबू, क्या मैंने बोला, मैंने जो बात बोला है कि अगर a गुना b करने पे i आता हो, अगर कभी भी a गुना b करने पे क्या आता हो, i आता हो, तो a को आप b का इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है, या b को आप a का इनवर्स बोल सकते हो, मतलब a को b का व्युत्क्रम बोल सकते हो। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको इसको हम लोग बोलेंगे आव्यूह ए बी का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। बी के ऊपर पावर -1 लगा हुआ है, जिसके ऊपर पावर -1 लगा रहता है उसको व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो बी व्युत्क्रम बराबर क्या है, ए, तो ए क्या है, तो ये ए बी का व्युत्क्रम है। बात समझ में आ रहा है, कब, जब ए गुना बी बराबर आई रहे, तो ए को बी का व्युत्क्रम बोल सकते हो, या ठीक है, ये भी बोल सकते हो कि आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम, ठीक है, दोनों बात कह सकते हैं, ठीक है। ए को बी का व्युत्क्रम भी कह सकते हो और बी को ए का भी व्युत्क्रम कह सकते हो, मतलब ए इनवर्स, मतलब ए का व्युत्क्रम क्या है, तो ए का व्युत्क्रम बी है, ठीक है। तो ए का व्युत्क्रम बी है या बी का व्युत्क्रम ए है, कब, जब ए गुना बी आई के बराबर आता होगा तब। सेम उसी तरह से बाबू, सेम इसी रूप में आप, अगर b गुना ए बराबर आई मिल रहा हो, b गुना ए बराबर भी क्या मिल रहा हो बाबू,
आई ही मिल रहा हो, तो आप इस केस में ये भी कह सकते हो कि ए का व्युत्क्रम बी है या बी का व्युत्क्रम ए है। एक ही बात है बाबू, याद रखिएगा। इसीलिए बोला गया है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। अगर ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आई होता है, तो उस केस में बोला गया है कि ए, ठीक है, का व्युत्क्रम बी होगा, ठीक है, या बी का व्युत्क्रम ए होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। ये दो बातें जो मैंने लिखी हैं, इन दोनों बात को याद रखिएगा। ये कब कह सकते हैं, जब भी ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो ए को बी का व्युत्क्रम कहेंगे या बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे, आपकी इच्छा, जो कहना चाहते हो कहिए, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। मतलब अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो सीधी सी बात है बाबू, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ए गुना बी करने पे आई मिल रहा है, और बी गुना ए करने पे भी आई मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी दोनों मौजूद था, देख लीजिए, हमारे पास ए भी मौजूद था और हमारे पास बी भी मौजूद था, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स बराबर बी, या बोल सकते हो बी इनवर्स बराबर ए। अगर इस तरह से आपको ए गुना बी करने पे या बी गुना ए करने पे आई मिल रहा है, तो उस केस में हम ए इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, बी के बराबर, या बी इनवर्स को हम किसके बराबर बोल सकते हैं, ए के बराबर। मतलब आपसे कोई पूछा ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो जो बी होगा वही ए इनवर्स का वैल्यू होगा। मतलब बी क्या था, ध्यान से देखिएगा, ऊपर आप जाकर के देख लीजिएगा, बी का वैल्यू था बाबू 2, -3, -1 और 2। मतलब ए इनवर्स क्या है बाबू, तो ए इनवर्स का वैल्यू ये आएगा। या आपसे कोई पूछे कि बी इनवर्स क्या होगा, तो बी इनवर्स होगा क्या, जो ए होगा। मतलब ए क्या है बाबू, तो ए है हमारे पास 2, 3, 1, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को समझा सकते हैं किसी को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास ए और बी नाम का कोई दो अवयव दिया गया है और आपसे कोई पूछता है कि बताओ ए इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अगर आपके पास ए और बी दोनों दिया गया हो और आपसे कोई पूछे कि ए इनवर्स क्या होगा और बी इनवर्स क्या होगा बताइए, तो सीधा सीधा बात है, आप पहले चेक कीजिएगा कि ए गुना बी करने पे क्या आता है और बी गुना ए करने पे क्या आता है। अगर दोनों ए गुना बी और बी गुना ए करने पे आई मिल जाता है, मतलब तत्समक अवयव मिलता है, तो ए इनवर्स का मान हम बी के बराबर लिख सकते हैं और बी इनवर्स का मान हम ए के बराबर लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाबू व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, अब एक चीज ध्यान सुनिएगा बाबू। नेक्स्ट नोट में एक पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूँ, इसलिए नोट वाला पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट में क्या पॉइंट लिखाना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। नोट में जो पॉइंट मैं निकालना चाह रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। नोट का पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट नोट का क्या है बाबू, किसी आयताकार, ठीक है, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, आव्यूह, ठीक है, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, ये याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। किसी आयताकार आव्यूह का मतलब क्या हुआ, तो इस आयताकार आव्यूह का मतलब होता है जब किसी आव्यूह का कोटि में जो पंक्ति का संख्या है वो स्तंभ की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो, या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो, कम हो। अगर ये चीज कभी भी दिखाई दे तो समझ लीजिएगा उसको हम आयताकार आव्यूह बोलते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, मैंने बोला ए बराबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस आव्यूह को अगर आप कोटि देखिएगा तो ये 2 × 3 है बाबू। तो इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, नहीं होगा। इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप कोटि को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमेशा व्युत्क्रम उसी का ज्ञात किया जा सकता है जो एक वर्ग आव्यूह होता है। कभी भी याद रखिएगा, हमेशा उसी आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं जो कि क्या हो बाबू, जो कि हमेशा एक वर्ग आव्यूह हो, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को। दूसरा बात, यदि यदि
बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो, ठीक है, याद रखिए, अगर बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का भी, ठीक है, तो बी सॉरी तो ए आव्यूह बी का भी व्युत्क्रम, इस बात को याद रखिएगा बाबू, यदि बी नाम का आव्यूह किसी ए नाम के आव्यूह का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का भी क्या होगा बाबू, व्युत्क्रम होगा। जो भी मैंने समझाया था कि अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होगा। ये चीज फिक्स है बाबू, अगर ये है तो ये भी जरूर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर बी का व्युत्क्रम ए है तो ए का व्युत्क्रम बी भी होगा, ये कंफर्म वाली बात है। ठीक है, ये दो नोट में मैंने पॉइंट लिखा है बाबू, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट नोट का क्या है बाबू। तो तीसरा पॉइंट है नोट का, ध्यान से देखिएगा क्या, कि अगर ए, ठीक है, अगर ए गुना बी का व्युत्क्रम है, किसका व्युत्क्रम है बाबू, ए गुना बी का पूरा का व्युत्क्रम है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो बी का व्युत्क्रम गुना ए का व्युत्क्रम। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ए गुना बी का होल इनवर्स है तो आप उस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो आप उस चीज को लिख सकते हैं बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा बाबू, अगर ए गुना बी का होल इनवर्स है तो उस चीज को आप लिख क्या सकते हैं, तोड़ करके इस चीज को लिख सकते हैं बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या है बाबू, चौथा है अगर किसी भी वर्ग आव्यूह को, याद रखिएगा यहाँ ये ए और बी क्या है बाबू, वर्ग आव्यूह, याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट बोला गया है कि अगर किसी भी वर्ग आव्यूह को उसी के व्युत्क्रम से क्या किया जाए बाबू, गुना कर दिया जाए, तो हमेशा वो एक तत्समक आव्यूह के बराबर होगा। ये चीज याद रखिएगा, अगर ए का गुना उसी के, ठीक है, व्युत्क्रम से हो जाए या किसी आव्यूह का व्युत्क्रम का गुना उसी आव्यूह से हो जाए तो वो हमेशा आपको क्या देगा, एक तत्समक आव्यूह देगा। मतलब ए का गुना अगर उसी के इनवर्स से हो तो हमेशा आपको आई मिलेगा, या ए इनवर्स का गुना हमेशा किससे हो बाबू, ए से हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, मतलब तत्समक आव्यूह मिलेगा। ये चार इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट्स है बाबू, ये चारों इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इन चीज़ों को नोट में लिखा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स को आप देख लीजिएगा, बहुत सारे पेपर में ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए गुना बी का होल इनवर्स को क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं उल्टा, पहले बी का इनवर्स गुना फिर ए का इनवर्स। ठीक है, याद रखिए, अगर मान ली यही चीज आपसे पूछ दिया गया क्या, अगर यही चीज आपसे पूछ दिया गया है कि ए गुना बी गुना सी का होल इनवर्स को क्या लिख सकते हो, तो याद रखिएगा इसको क्या लिखेंगे, वो उल्टा सी इनवर्स गुना बी इनवर्स गुना ए इनवर्स, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुणधर्म है जो कि हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह के ऊपर लगाया जाता है। तो इन गुणधर्म को ध्यान में रखना, साथ साथ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखाया है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इन चीज़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दिखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिखाई देगा, इसीलिए इन चीज़ों को आप हल्के में कभी भी मत लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो अभी मैंने पढ़ाया है वो चीज़ आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इन्हीं सब कंसेप्ट का, कौन कौन से कंसेप्ट का बच्चों, जो कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाया है आपको, जैसे ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है कि कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाएगा, जब हमारे पास एक ए नाम का एक वर्ग आव्यूह दिया गया होगा और एक और वर्ग आव्यूह होगा जिसका अस्तित्व तभी हो सकता है जब ए गुना बी और बी गुना ए किसके बराबर हो, आई के बराबर। तो उस केस में बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे, या ये भी हो सकता है कि ए को बी का व्युत्क्रम करेंगे। यहाँ बस सिर्फ लिख दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए नाम का आव्यूह पहले से दिया हुआ है,
इसीलिए यहाँ पे बोला गया बी को अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास अगर ए और बी नाम का दो अवयव दिया गया है और ए गुना बी करने पे आई आता हो और बी गुना ए करने पे भी क्या आता हो बाबू, आई ही आता हो, ये चीज याद रखिएगा। अगर ए गुना बी और बी गुना ए करने पे आपको आई ही अगर मिले तो याद रखिएगा ए को बी का व्युत्क्रम और बी को ए का व्युत्क्रम हम कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनके बदौलत आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। तो चलिए, जो मैंने यहाँ तक दिखाया है आपको एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ तक लिखाया है इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। ये सब चीज़ आप लोग जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है, तो आप वीडियो पॉज करके चाहे तो इन चीज़ों को वापस से अच्छे से लिख करके उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, ये नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और ख्याल रहे इस बात का बाबू कि आज जो भी मैंने पढ़ाया है और साथ साथ कल के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर मतलब 16 नंबर लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया था, उन दोनों लेक्चर का कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। दिमाग में रखिएगा तभी जा करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी वर्ग आव्यूह का किस प्रकार से हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, उसका ज्ञात करने का तरीका हम सीखेंगे। हमारे पास एक वर्ग आव्यूह दिया गया होगा बस, और आपसे बोला जाएगा उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। ये निकालने के लिए हमसे पूछा जाता है, तो क्या तरीका है, उन तरीका को हम लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप जो आज मैंने पढ़ाया है उन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करके लिख लें, उन चीज़ों को बढ़िया से समझ लें, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब चीज़ अच्छा रहा बाबू तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।